उपद्रवी मनुष्य को लगता है कि उसने पृथ्वी को नियंत्रित कर लिया है। उसने कागज पर लकीरें मारकर पहले धरती को आपस में बांटा, फिर हर प्रकार से इसे बर्बाद करना शुरू कर दिया। उसके मन में जो आया उसने किया। धरती पर ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहां मनुष्य ने उपद्रव और उत्पात ना मचाया हो, वन्य जीव जंतुओं को न मारा हो, पेड़ों और पर्वतों को न काटा हो, सागर को दूषित न किया हो। राक्षसी प्रवृत्ति वाला मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो आज प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने में लगा है। ऐसे में क्या प्रकृति चुप रहने वाली थी? वह तो सदैव संतुलन को बनाए रखने की ओर अग्रसर रहती है। उसे कोई बांध नहीं सकता। गोरखपुर में रहने वाले शिक्षाविद श्री रवि प्रकाश सिन्हा जी कहते हैं कि प्रकृति कभी विनाश नहीं करती, वह कभी बुरा या अच्छा नहीं करती। मनुष्य अपने लाभ और हानि को देखते हुए उसे विनाश या आपदा का नाम देता है। प्रकृति सिर्फ खिलना जानती है। जो भी वह करती है वह ब्रह्मांड के नियमों पर आधारित होता है। बादल फटने पर उन्होंने जो तर्क दिया वह हमें सोचने पर मजबूर करता है। वे कहते हैं कि अगर शिमला जैसा शहर 25,000 लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया था और आज वहाँ 10 गुना आबादी बस गई है, यानी कम जगह पर अधिक लोग, उस हिसाब से बड़े क्षेत्र में होने वाली बारिश क्या छोटे से इलाके में सिमट नहीं सकती? आज बादल फटने और कम समय में अत्यधिक बारिश ने हिमाचल को सबक सिखा दिया है कि संतुलन में रहना प्रकृति का नैसर्गिक स्वभाव है। जिला मंडी के हिमालय ज्योतिष और पुराणों के इतिहासकार गोपाल कपूर लंबे समय से चेतावनी दे रहे थे। कपूर जी बताते हैं कि पहाड़ की संरचना को भुलाकर हमने ऊट पटांग निर्माण कर डाले। पहाड़ से नीचे की ओर बहने वाले पानी के चैनलों को हमने बाधित कर दिया। इसका पानी जब अपने प्राकृतिक और मूल रास्तों से बाहर नहीं निकल पाया तो बड़े बड़े पहाड़ भी मलबे में बदलने लगे। आखिर कब तक मिट्टी से बने पहाड़ पानी के वेग को रोक पाते? जहां प्रेशर बढ़ा वहां से वह फूटने लगे। ऊपर दिए गए दोनों तर्क बिल्कुल सही हैं। पहला, इस आपदा में प्रकृति का कोई भी नेगेटिव रोल नहीं है, वह सदैव खिलती रहती है। दूसरा, उसे बांध नहीं सकते। बाधा उत्पन्न करोगे तो परिणाम भुगतने होंगे। इसमें गलती लालची और अज्ञानी मनुष्य की है। प्रकृति मनुष्य को कई संकेत दे रही है। अब मनुष्य के पास ज़्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। इस वर्षा ऋतु में हमने जो देखा वह तो मात्र एक छोटा सा नमूना है। प्रकृति संतुलन में लगी हुई है। आप देखिए, आज मनुष्य के अनाज और खाने पीने की चीज़ों पर ऐसे ऐसे कीट धावा बोल चुके हैं जो हमने पहले देखे नहीं थे। इस वर्ष पहले आम की पुष्प मंजरी, जिसे हम देसी भाषा में कुर कहते हैं, को कीड़ों ने चूस लिया। जो बचा था वह आंधी तूफान और ओलों ने नष्ट कर दिया। पहले लगा था कि बम्पर आम लगेंगे, लेकिन जुलाई आते आते अधिकतर पेड़ों से आम गायब थे। जो आम लगे उन पर भी कीड़ों की मार पड़ी। कच्चे हों या पक्के, प्रकृति के संतुलन की प्रक्रिया ने हमारे फलों को भी नहीं छोड़ा है। वही हाल मक्की का है। हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा भी दिन आएगा जब प्रत्येक फसल कीड़ों से भर जाएगी और हमें जानलेवा कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ेगा। खाने की चीज़ों को जहर से धोने की कल्पना भी हमारे पूर्वजों को चौंका देती। शायद ही कोई फल बचा हो जो पेड़ पर पक रहा है। बिना स्प्रे के पेड़ पर पका हुआ अमरूद किसी ने खाया हो? वह कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मनुष्य की भोजन की थाली में विष पहुंच चुका है। जिसने दुनिया में विष फैलाया वह खुद इसे खाने को मजबूर है। विष से याद आया कि हर बीते साल सर्पदंश की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। सांप के काटने से बच्चे, जवान, बूढ़े, प्रत्येक आयु वर्ग के लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सांप तो आरंभ से थे, लेकिन इतने स्नेक बाइट और मौतें पहले सुनने को नहीं मिलती थीं। और जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है उससे तो यही आभास होता है कि सर्पदंश के मामले आने वाले वर्षों में और बढ़ेंगे। सनातन प्रकृति पर आधारित धर्म है। हम किसी एक पुस्तक या एक पैगंबर को मानने वाले लोग नहीं हैं। हमारे लिए भूमि से लेकर आकाश और वायु, अग्नि से लेकर जल तक, पेड़ों से लेकर पशु पक्षियों तक सब पूजनीय हैं। फिर हमारे साथ इस साल ऐसा क्यों हुआ? अब तो लोग कहने लगे हैं कि हमने इस आपदा को स्वयं आमंत्रित किया है। जहां मनुष्य का मन किया वहां पहाड़ काट कर सड़क निकाल दी। जहां दिल किया मन मर्जी के डिज़ाइन की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर दी।
जंगलों से पेड़ों को काट काट कर होशियारपुर के आरों पर जाकर बेच दिया। पहाड़ों की को जेसीबी और पोकलेन से कुरेद कुरेद कर क्रशरों तक पहुंचा दिया। नदियों के किनारे रिवर व्यू विला, होटल और रिजॉर्ट बना दिए। सभी को हिल व्यू, रिवर व्यू, सन व्यू कमरा चाहिए ताकि वह प्रकृति को निहार सके और चाय कॉफ़ी पीते हुए अपनी फोटो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डाल सके। व्यू के चक्कर में भी हमने नुकसान उठाया है। इस बेढंगे निर्माण के समय हमने विज्ञान को कचरे की पेटी में फेंक दिया था। हमने पूर्वजों के ज्ञान को भुला दिया था। साल 2022 में जब जंगल धू धू कर जल रहे थे और करोड़ों जीव उसमें भस्म हो गए, तब किसी ने नहीं कहा कि देखो जंगली जीवों पर आपदा आ गई है। 2-4 खबरें छपी, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए, लेकिन चर्चा नहीं हुई। कोई नेता जलते जंगलों को देखने नहीं गया। कई जंगलों में मृत जानवरों के सड़ते शरीरों से बदबू फैल गई थी। यानी जंगली जानवरों और पेड़ों पर आई आपदा कोई आपदा नहीं थी। आपदा सिर्फ मनुष्यों पर ही आती है। हिमाचल के जंगली जीव इस समय किस तनाव में जी रहे होंगे कोई नहीं जानता। पिछले 50 वर्षों में मनुष्य ने पृथ्वी पर जंगली जीवों की 68% आबादी का सफाया कर दिया है। 68% आबादी। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और जंगली जीवों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मनुष्य यह समझ सके कि यह धरती सिर्फ उसकी नहीं है। धरती पर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी सोचा जा रहा है, प्रत्येक के केंद्र में सिर्फ मानव है, प्रकृति नहीं। नदी में इतनी मछलियां नहीं हैं जितने ट्रैक्टर, जेसीबी, टिप्पर और पोकलेन वहां दंदनाते हैं। जंगलों में इतने जानवर नहीं बचे हैं जितने पेट्रोल से चलने वाले कटर लेकर वन काटू घुस चुके हैं। हिमाचल प्रदेश को मिला ये झटका प्रकृति का एक संकेत है कि अब तो ठहर जा। वह हम हिमाचलियों से कह रही है कि अगर तू नहीं रुका तो मैं रोकना जानती हूँ। हमने क्या कभी सोचा है कि हमारे पास ऐसा क्या है कि प्रति वर्ष 1 करोड़ से अधिक पर्यटक हिमाचल घूमने आते हैं। हमारे पास प्राकृतिक सौंदर्य से भरे पहाड़ और वादियाँ हैं, कल कल बहती नदियाँ हैं, यहाँ देवों का वास है। तभी तो राज्य की जनसंख्या से अधिक गिनती में पर्यटक आने लगे हैं। मैदानी लोगों को हिमाचल में शांति और रोमांच मिलता है। इसके अलावा बाहरी राज्यों से रोजगार की तलाश में आने वाले प्रवासियों की गिनती भी लाखों में होगी। ऐसे में क्या हिमाचल का मूलभूत ढांचा और जनोपयोगी सुविधाएं 80 लाख लोकल और लगभग 1.5 करोड़ बाहरी लोगों के लिए पर्याप्त हैं? मनुष्य की यह संख्या आने वाले समय में और बढ़ेगी। पहाड़ पर अनावश्यक भार कभी कम नहीं होगा। एक बात हमें माननी पड़ेगी कि हिमाचल का सेब, हिमाचल की लकड़ी, रेत, बजरी, सीमेंट स्वयं हिमाचली लोकल लोगों की पहुंच से बाहर हो रहा है। यहाँ तक कि अपर हिमाचल के फल सब्जियों को आसमान के भाव खरीदना लोअर हिमाचल के बस की बात नहीं है। हिमाचल के कितने गांव होंगे जिसकी फल सब्जी की दुकान पर किन्नौर का सेब बिकता होगा। हिमाचल की मिडिल क्लास सोसाइटी को तो किन्नौरी सेब का स्वाद भी मालूम नहीं होगा। आज हिमाचल देवताओं से ज़्यादा बाजार से नियंत्रित होता है। बाजार पैसे का रंगमंच है। यहाँ हिमाचली टोपी भी बिकती है और जिस्म भी। अब आप ही बताइए, हिमाचल जिस प्रकृति के नाम पर प्रकृति के आशीर्वाद से रोटी खाता है, क्या किसी विधानसभा सत्र में उसके संरक्षण पर बहस होती है? क्या आपने 68 में से किसी एक विधायक, सिर्फ एक विधायक को भी नेचर के ऊपर ढंग की 2 बातें कहते सुना है? क्या एक भी विधायक ऐसा है जो पर्यावरण प्रेमी लगता हो? क्या एक भी एमएलए देखा है जिसे प्रकृति की थोड़ी सी भी समझ हो? अगर मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में हमें भी बताएं। हिमाचल का दुर्भाग्य यही है कि मुख्यमंत्री पेड़ों को काटने में तेजी के आदेश देते हैं, लेकिन वनों को बचाने के लिए कोई बैठक नहीं होती। हालांकि सुक्खू सरकार ने फिलहाल ब्यास और इसकी सहायक नदियों के किनारे लगे क्रशरों को तुरंत प्रभाव से बंद करवा दिया है। सरकार के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, मगर बरसात के बाद फिर से क्रशर शुरू हो जाएंगे। हिमाचल में हो रहे बेलगाम निर्माण से पहले से कमजोर पड़ चुकी पहाड़ियां धंस रही हैं। भवनों को हमने ताश के पत्तों की तरह गिरते देखा है। हालांकि पूरे कारण अभी भी सरकार की समझ से परे हैं और इसलिए
बड़े बड़े संस्थानों के साथ मिलकर हिमाचल की आपदा पर अब शोध किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज यानी मौसम परिवर्तन के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन जनता को अभी तक नहीं बताया गया है कि बादल बार बार फटते क्यों हैं, नदी किनारे निर्माण की मंजूरी कौन देता है, रेत बजरी और मिट्टी के लिए पहाड़ियों की माइनिंग की अनुमति किसने दी। हिमाचल वैसा नहीं है जैसा नेता और अधिकारी मीडिया में बताते हैं। हिमाचल प्रदेश सोई हुई जनता, निरंकुश नौकरशाही और अकर्मण्य नेताओं द्वारा उत्पन्न अराजकता का एक ढांचा है जिसका कोई पक्का स्टैंड नहीं है। यह राज्य बदल गया है, यहाँ के लोग वैसे नहीं रहे हैं। जिस समाज ने अपने मंदिर नहीं संभाले, जो प्रत्येक बात के लिए सरकार की ओर देखता हो, जो देवभूमि को भोग विलास भूमि बना चुका हो और जिसने जिस्म फरोशी की धरती बैंकॉक की राह पकड़ ली हो, वह इस कुदरत को क्या समझता होगा। हिमाचली लोगों में कुदरत को लेकर संवेदनाएं मर चुकी हैं क्योंकि वह प्रकृति की गोद में जन्मा और पला बड़ा है। शायद इसीलिए उसे इसकी कदर नहीं है। उसे अपने पहाड़ों और नदियों का सम्मान करना नहीं आता। वह स्वयं को कहलाता पहाड़ी है, गीत भी पहाड़ी गाता है, रहता भी पहाड़ी पर है। जब उसका अस्तित्व ही पहाड़ है तो वह उन्हें कैसे भूल गया। मूल समस्या की जड़ में जनता और उसके नेता हैं। जहाँ के लोग समाज की बागडोर शराब बेचने वालों, नदियों जंगलों को लूटने वालों के हाथ सौंप देते हैं, वहाँ प्रलय आज नहीं तो कल आनी ही थी। हिमाचल के किसी भी नेता को खड़ा करके प्रकृति के संरक्षण पर 4 प्रश्न पूछेंगे तो उनकी बहानेबाजी जल्द सामने आ जाएगी। जबकि ज़्यादातर नेता ठेकेदारी की सीढ़ी से सत्ता के गलियारों तक पहुँचे हैं। वे आपको विकास के नाम वाला फर्जी ज्ञान बेचना शुरू कर देंगे। हिमाचल विधानसभा के कुल 68 में से लगभग 25 विधायक ऐसे होंगे जिन्होंने जीवन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नदियों और जंगलों से रेत व लकड़ी का कारोबार किया होगा। खनन और कटान की दलाली कितनों ने खाई है, इसका कोई हिसाब नहीं। कुछ विधायक तो ऐसे हैं जिनके क्रशर दिन रात नदियों को लूटते रहे हैं, जो विशुद्ध रूप से खनन माफिया कहलाए जाते हैं। कुछ ने रेत बजरी के कारोबार से करोड़ों कमाए हैं और कुछ ने अपने चहेतों को क्रशर खोलकर दिलवाए हैं। आज आधी विधानसभा तो खनन प्रेमियों से भरी पड़ी है। ऐसे में कैसा पर्यावरण और कैसी नेचर। आज भी कई पूर्व वन और उद्योग मंत्री जीवित हैं जो वनों और नदियों के कुख्यात लुटेरे रहे हैं। 1 नंबर के वन काटू और खनन माफिया जो लकड़ी के ठेकेदारों और क्रशर मालिकों से सरेआम हिस्सा लेते थे। जंगलों और नदियों की लूट को तो 30 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। ऐसे नेता प्रकृति को बर्बाद करके करोड़ों कमाते हैं, फिर उसी धन से सत्ता पर काबिज रहते हैं। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। मेरी इस बात को कोई झुठला सकता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। हिमाचल की राजनीति हिमाचल को बर्बाद करने का ही साधन सिद्ध हुई है। राजनीति का सहारा लेकर ही हिमाचल के पर्यावरण को इस मोड़ पर लाया गया है। वैसे मैं ये नहीं कहता कि क्रशर नहीं होने चाहिए, लेकिन हिमाचल की रेत बजरी की जरूरत पूरी करने की बजाय अगर प्रदेश का खनन माफिया पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और यूपी की मार्केट को टारगेट करने लग जाए तो यहाँ कुछ नहीं बचने वाला। हमारी डिमांड तो प्रदेश के 20% क्रशर ही पूरी कर देंगे, फिर बाकी को क्यों लगाया गया। देखिए, मैं बार बार कहता रहा हूं कि हम कभी भी समस्त उत्तर भारत की रेत बजरी की डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। इस अंधाधुंध खनन के चक्कर में हम अपना सुख, चैन और पर्यावरण सब गंवा रहे हैं। जिस राज्य की जनता प्रकृति के शत्रुओं को विधानसभा पहुंचाने का काम करती हो, उससे यह अपेक्षा नहीं रखी जा सकती कि वह इस आपदा से कुछ सीखेगी। अखबारों के पन्ने इमोशनल कहानियों से भरे हैं। नेता नुकसान का जायजा ले रहे हैं। फंड आएंगे और जाएंगे, कुछ को राहत भी मिलेगी, मगर प्रकृति कभी चर्चा का केंद्र नहीं बनेगी। चर्चा सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की होगी और उसके नुकसान की होगी। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि हिमाचल के आखिरी पहाड़ के गिरने तक ये बहस जारी रहने वाली है। अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी ने इस आपदा को लेकर कई बातें कही। उन्होंने पूरी निष्ठा से यह माना है कि हमसे गलतियां हुई हैं। आपदा से लड़ने में हमारी तैयारी अधूरी थी।
टीवी पर उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन वे कांगड़ा को लेकर कह रहे थे कि वहाँ तापमान बहुत सुहावना है, लेकिन सच कुछ और है। आज कांगड़ा के बड़े इलाके में एयर कंडीशनर की बिक्री लगातार बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश गर्म हो रहा है। पिछली सरकार के वन मंत्री ने भी कहा था कि हमारे जंगल बढ़ रहे हैं, हमारी हरियाली बढ़ रही है, जंगल के क्षेत्रफल में इजाफा हुआ है। लेकिन बच्चा बच्चा जानता है कि जयराम सरकार में दिन रात लगातार कटान होता था। सुक्खू सरकार में भी वन माफिया निरंतर जंगल साफ करता रहा है। मनुष्य का कहना है कि इस आपदा में उसका 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। आप ऊना के इस पुल के नीचे करोड़ों रुपए के नुकसान को भी देख लीजिए। अभी 3 महीने पहले ही आनन फानन में घटिया निर्माण का नतीजा है कि करोड़ों रुपए ऊना की स्वां नदी में बह गए। अब आपदा के पानी में ठेकेदार और उनके नेता भी हाथ धोएंगे, जबकि इस पुल के नीचे निर्माण के समय लगातार प्रशासन को शिकायतें दी जा रही थी कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, मगर जनता की बजाय नेताओं के हितों की रक्षा करने वाली सरकारी मशीनरी कहाँ एक्शन लेती है। जो साथी इस आपदा में चले गए हैं उनके बलिदान को याद रखें। भविष्य में किसी की जान ना जाए ऐसा कुछ करना होगा। हमें सोशल मीडिया पर नेचर से जुड़ी तरह तरह की फोटो और वीडियो रील शॉट डालते वक्त लाइक्स की भूख रहती है, परंतु क्या कोई ये सोचता है कि क्या मेरी आने वाली पीढ़ियां इन सुंदर नज़ारों को देख पाएंगी? जैसा मैंने इस वीडियो के आरंभ में कहा था कि विनाशकारी मनुष्य को लगता है कि यह पृथ्वी सिर्फ और सिर्फ उसकी है, वह जो चाहे वो कर सकता है। तो जरा देखिए पूरी धरती पर मनुष्य कर क्या रहा है। वर्ल्ड एनिमल फाउंडेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मानव जाति प्रति वर्ष 12,190 करोड़ जानवरों को मारकर खा जाती है। आप कल्पना करिए पूरी धरती पर 800 करोड़ मानव रहते हैं। इनमें से लगभग 20% लोग शाकाहारी हैं, यानी 640 करोड़ लोग 12,190 करोड़ जानवरों को खाते हैं। अपनी संख्या से लगभग 20 गुना अधिक जीवों को एक वर्ष में खाने वाला मनुष्य क्या किसी जानवर से कम है? इसमें 7300 करोड़ मुर्गियां, 4300 करोड़ बत्तखें, 150 करोड़ गाय, 130 करोड़ सूअर, 140 करोड़ हंस और अन्य पक्षी, 57 करोड़ खरगोश, 60 करोड़ भेड़ें और 50 करोड़ बकरियां शामिल हैं। ये तो जमीन पर दिखने वाले जानवर हैं। प्रतिवर्ष पकड़ी जाने वाली मछलियों की गिनती तो कम से कम 1 ट्रिलियन यानी 10 खरब या 1 लाख करोड़ बताई जाती है। इतना क्रूर मानव क्या अब भी संवेदनाएं अपेक्षित कर सकता है? मनुष्य 1 सेकंड में लगभग 3800 जानवरों को काट कर खा जाता है। अगर मछलियों को भी जोड़ दिया जाए तो धरती पर प्रति सेकंड 36,000 जीवों को मनुष्य द्वारा खाने के लिए मार दिया जाता है। इसमें प्रदूषण और अन्य कारणों से मनुष्यों द्वारा मारे जाने वाले जीवों को नहीं जोड़ा गया है। नेटफ्लिक्स पर महान पर्यावरणविद डेविड एटनबरो की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज में वैज्ञानिक बता रहे हैं कि मनुष्य ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। हम सभी ने बचपन में ग्रीनलैंड के इग्लू और एस्किमोज के बारे में पढ़ा होगा। बर्फ से ढका ग्रीनलैंड प्रति सेकंड 10,000 क्यूबिक मीटर बर्फ गंवा रहा है, अर्थात वहां इतनी बर्फ पिघल रही है कि 1 सेकंड में 1 करोड़ लीटर पानी सागर में जा रहा है। ध्रुवों पर बर्फ का पिघलना महाविनाश के बीज बो चुका है। वैज्ञानिक बताते हैं कि पूरी दुनिया में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की 80 लाख प्रजातियों में से 10 लाख विलुप्ति की कगार पर हैं। आप हिमाचल के वनों को ही देख लीजिए। पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की कितनी किस्में हैं जो हमें यदा कदा ही दिखाई देती हैं। जंगलों को खरपतवार, बूटियां और जहरीले पेड़ कब्जा रहे हैं। आज दुनिया के कुल पक्षियों में मात्र 30% ही खुले आसमान में जीते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 70% पक्षी मनुष्य के बनाए पिंजरों में रहते हैं, जो वयस्क होते ही खाने की प्लेट में पहुंच जाते हैं। जबकि धरती पर रहने वाले स्तनधारी जानवरों की बात करें तो मात्र 4% ही जंगली जीवों की श्रेणी में बचे हैं। 2020 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग में 14 लाख से अधिक स्तनधारी, 230 करोड़ रेंगने वाले जीव, 18 करोड़ पंछी, 5 करोड़ मेंढक मारे गए या विस्थापित हो गए थे। प्रकृति की दृष्टि में तो मनुष्य ही धरती का सबसे बड़ा राक्षस है। समय मिलेगा तो इस राक्षस की पूरी पोल खोल की जाएगी। मगर फिलहाल ये सोचिए कि ऊना की स्वां नदी में उगाया गया एक खीरा खाकर शहर का एक व्यक्ति आईसीयू में कैसे पहुंच गया।
प्रकृति में उत्पात मचाने वाले मनुष्य की थाली में अभी जहर की मात्रा और बढ़ेगी। यह तब तक बढ़ती जाएगी जब तक कि वह खाना नहीं छोड़ता। नहीं सुधरा तो अंत में वह समय भी आएगा जब धरती पर प्रकृति एक अनाज का दाना नहीं छोड़ेगी। फल सब्जियां तो भूल जाओ, तब मनुष्य सभी जानवरों पक्षियों को खा चुका होगा। उसने पत्थर मिट्टी खाना नहीं सीखा है, इसलिए अंत में वह एक दूसरे को खाएगा। हमारे ऋषि युगों पहले ही हमें रास्ता दिखा चुके थे। उन्होंने एक पेड़ को 10 पुत्रों के समान बताया है। इसलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म पर चलने वाला राज्य या राष्ट्र ही इन चुनौतियों का सामना कर सकता है। बाजार आधारित सोच पर चलने वाले राज्य और देश पर्यावरण के संकटों से जूझते रहेंगे। ऐसी पहाड़ियां अगले कई दशकों तक गिरती रहेंगी, जान माल की हानि नहीं रुकेगी। हम वर्षा से हुए नुकसान को आपदा मान रहे हैं, जबकि मनुष्य स्वयं ही धरती पर चलती फिरती आपदा बन चुका है। धन्यवाद। जय भवानी। हर हर महादेव।